मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको नेगेटिव डेविएशन के बारे में बताया था कि जब हम दो कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं तो दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो दो कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद लेस होता है, जिसके कारण मिक्सचर के अंदर हर कंपोनेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो वेपर्स बनाने के लिए फ्री होता है। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से यानी राउल्स लॉ के वेपर प्रेशर से क्या आता है, कम आता है। इसलिए हम उसको क्या कह रहे थे, नेगेटिव डेविएशन कह रहे थे। और मैं आपको इसको बताने जा रही हूँ ग्राफ की हेल्प से कि नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ किस तरह से बनेगा। नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ में एक बार फिर हम अपनी एक्स एक्सिस पर वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए लेंगे और जब हम केवल कंपोनेंट ए लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए 1 होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी 0 होगा। उसी प्रकार दूसरी तरफ से जब हम उसको लेंगे तो इस एक्सिस पर इस पॉइंट पर जो हम कंपोनेंट बी लेंगे, क्या लेंगे, कंपोनेंट बी लेंगे तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी 1 और एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और इस एक्सिस पे क्या चलेंगे, हमारे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा और ऊपर वाले एक्सिस पर वाई एक्सिस पर दोनों जगह पर हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, वेपर प्रेशर लेना है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। अब जब अगर दोनों कंपोनेंट ए को मैं यहाँ पर गर्म करूंगी, हीट करूंगी, तो कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट ए रहेगा, यानी P0 ए रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार जब हम कंपोनेंट बी को गर्म करेंगे तो उसका जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी रहेगा। अगर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिलाने के बाद आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो आइडियल सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो उसके कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा, यानी P0 इंटू एक्स ए प्लस P0 बी इंटू एक्स बी के सम के बराबर होगा। लेकिन मैंने आपको अभी नेगेटिव डेविएशन बताया कि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जब हम दो कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं तो उन दोनों कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो निल होता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। इस कारण हर मॉलिक्यूल अपना अपना वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसके कारण हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए फ्री नहीं होता है। तो हम जो सोच रहे थे कि वेपर प्रेशर बढ़कर आएगा, लेकिन वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूल है वो वेपर्स बनाने के लिए ऊपर उठता है तो उसको एसीटोन का मॉलिक्यूल इन्वर्ट पुल देता है, यानी अंदर की तरफ खींचता है। और जब एसीटोन का मॉलिक्यूल ऊपर वेपर्स बनाने के लिए उठता है तो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल उसको अंदर की तरफ खींचता है। इस कारण क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए फ्री नहीं हो पाता है। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, उनका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये आपकी एक्सिस से कम होगा तो हम उसको डाउनवर्ड शो करेंगे और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बढ़ता है तो हम उसको अपवर्ड शो करते हैं। तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उससे पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो है कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है और ये किसका पार्शियल वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो इस तरह से ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है, जिसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या आता है, कम आता है। तो दो सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट शो राउल्स लॉ at all the concentration and temperature, they are called non-ideal solution, and such solution show two type of deviation. One is positive deviation and another one is negative deviation. Now I am come to the next topic of the chapter, that is azeotropic mixtures or constant boiling mixture. Azeotropic mixture or constant boiling mixture, azeotropic mixture and और इसी का हम दूसरा नाम लें तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये मिक्सचर क्या होते हैं, इनका किस तरह से हम इनको डिफाइन करेंगे। जब आप इथाइल अल्कोहल को फर्मेंटेशन की प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं, मोलासेस से, स्टार्च से, माल्टोज से जब हम अल्कोहल तैयार करते हैं
तो जब हमको अल्कोहल इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है? इम्प्योर फॉर्म में। तो इम्प्योर फॉर्म में अल्कोहल को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये अल्कोहल इम्प्योर इथाइल अल्कोहल है। रेक्टिफाइड यानी इम्प्योर इथाइल अल्कोहल, इम्प्योर इथाइल अल्कोहल, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है, इसको इम्प्योर इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसके अंदर 95.46% अल्कोहल होता है एंड 4.54% जो होता है वो वाटर होता है। अब आपको पता है अल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। 11th क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग का जो लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें हमने रीजनिंग क्वेश्चंस पे इसको पढ़ा था कि अल्कोहल्स जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। उसका कारण क्या था कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है, जब आप वाटर को अल्कोहल के अंदर मिक्स करते हो तो वाटर का जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होने के कारण बोथ आर सॉल्युबल इन ईच अदर, दोनों अच्छे से एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है उसके अंदर 95.46% अल्कोहल होता है और 4.54% वाटर होता है। आपको एक और बात बता दूं, 100% प्योर अल्कोहल को, 100% प्योर इथाइल अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। 100% प्योर इथाइल अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। अगर आपके पास रेक्टिफाइड स्पिरिट है और आपसे कोई बोले कि इसको 100% प्योर अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, यानी इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? कैसे भी करके इसके अंदर ये जो 4.54% वाटर प्रेजेंट है, इस वाटर को हमको निकालना पड़ेगा। जब इसमें से ये 4.54% जो वाटर है ये जब निकल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 100% एनहाइड्रस अल्कोहल हो जाएगा और 100% एनहाइड्रस अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। यानी हमें इस वाटर को क्या करना है? निकालना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो इथाइल अल्कोहल होता है उस इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। और जो वाटर होता है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ऑलमोस्ट नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। और आपको पता होना कि 9th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 20 से 30 के बीच का जब डिफरेंस होता है तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं इनको सेपरेट आउट करने के लिए। तो हम सबसे पहले हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट आ गया कि इसके अंदर 4.54% वाटर है, तो हम इसका सिंपल डिस्टिलेशन कर देंगे तो इसमें से वाटर अलग हो जाएगा और इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी हमें 100% इथाइल अल्कोहल, प्योर इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन जरा आप सोचिए कि जब आप अल्कोहल को निकालना शुरू करें, अगर हम टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या 4.54% जो वाटर है, बहुत कम फेज वाटर है, तो क्या ये वाटर वेपर्स नहीं बनाएगा? इसका कंपोनेंट परसेंटेज बहुत कम है, तो क्या वाटर 78 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के वेपर्स नहीं बनेंगे, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100.15 डिग्री सेल्सियस है। यानी इस टेम्परेचर पे 101% वाटर वेपर्स बनाएगा। तो जब अल्कोहल अलग होना शुरू होगा तो उसके साथ में जो इतना कम वाटर है वो भी वेपर्स के फॉर्म में उसके साथ में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन हम अगर कंसीडर करें कि हम वाटर को निकालने की सोचें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100.15 डिग्री सेल्सियस है। यानी 100.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन करने की कोशिश करें तो आप तो खुद ही समझ सकते हैं कि 78 डिग्री सेल्सियस यानी अल्कोहल तो आएगा ही आएगा वाटर के साथ में। आप इस प्रोसेस को कितनी बार भी रिपीट करेंगे और उसके बाद इसका कंपोजिशन चेक करेंगे तो आपको यही कंपोजिशन बार बार मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है इसमें जो इथाइल अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर है वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, यानी एज़ोट्रोपिक मिक्सचर है। तो एज़ोट्रोपिक वो मिक्सचर्स होते हैं जिनको कांस्टेंट बॉइलिंग करके वो डिस्टिल आउट होते हैं विदाउट चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन। दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन देयर कॉम्पोजिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में ग्लिसरीन कहते हैं,
ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट 281 डिग्री सेल्सियस होता है, 281 केल्विन के आसपास होता है। लेकिन अगर आप इसका डिस्टिलेशन करने जाओ, गर्म करके इसको प्यूरिफाई करने जाओ तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ये डिकम्पोज होने का मतलब किसी दूसरे कंपोनेंट में टूट जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आप ये जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं या जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको आप डिस्टिल आउट कर सकते हो बाय कांस्टेंट बॉइलिंग विदाउट चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन। उनके अंदर जो भी कंपोनेंट जिस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे वो एज इट इज डिस्टिल आउट हो जाएंगे कांस्टेंट बॉयल होते हुए, लेकिन उनके कंपोजिशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स व्हिच कैन डिस्टिल ओवर बाय कांस्टेंट बॉइलिंग विदाउट चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। तो सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स और द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एक बार फिर मैं आपको एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का बता रही हूँ। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनका डिस्टिलेशन विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन करते हुए, कांस्टेंट बॉइलिंग करते हुए आप उनको क्या कर सकते हो, डिस्टिल आउट कर सकते हो। जब आप उनका डिस्टिलेशन करोगे कांस्टेंट बॉइल करते हुए तो उनके केमिकल कंपोजिशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को हम दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। पहला है आपका मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स दो प्रकार के एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होते हैं। अब मिनिमम बॉइलिंग का क्या मतलब होता है और मैक्सिमम बॉइलिंग का क्या मतलब होता है, इसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा। जो भी सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो भी सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव या राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं यानी आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स मिक्सचर। Those solutions which show positive deviation from the ideal behavior and boils at low temperature, they are known as minimum boiling azeotrophs. And those solutions which show negative deviation from the ideal behavior and boils at high temperature, they are known as the maximum boiling azeotrophs. अब मैं आपको minimum boiling azeotrophs और maximum दोनों को मैं आपको समझा रही हूँ। हमें पता है हमारा जो मिक्सचर है अगर वो आइडियल सॉल्यूशन बिहेवियर शो करता है, आइडियल सॉल्यूशन बनाता है और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग उसका वेपर प्रेशर 740 mm होना चाहिए। आपको मैं बता दूं 11th क्लास का यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 760 mm हो जाता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 760 mm हो जाता है तो वो लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता है, बॉईल होता है अच्छे से और उस समय उस लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। 760 mm मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो 1 atm के बराबर होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप जब कोई भी दो कंपोनेंट है, आपने दो कंपोनेंट उनको हमने मिलाया, अगर उनको आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो राउल्स के अकॉर्डिंग सपोज उनका वेपर प्रेशर 740 mm आना चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं कि अपन ने दो कंपोनेंट जो अपने को दिए उन्होंने अपन ने उसको मिलाया, उसका वेपर प्रेशर हमने कितना निकाला तो उसका वेपर प्रेशर 750 mm आया। कितना आया 750 mm। तो आप मैडम से बोलोगे मैडम आपने 740 की रेंज दी थी लेकिन वेपर प्रेशर 750 mm आया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज्यादा आया, मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। अब इतने में मैडम ने आपसे कह दिया कि चलो अब आपको जो सॉल्यूशन दिया है जिसका वेपर प्रेशर बढ़ता है आप उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालो। तो हमें कंसेप्ट अगर बॉइलिंग पॉइंट का पता, हमको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कब निकलता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो हम बड़े खुश हो जाएंगे मन ही मन कि हमारा तो 750 आया है और हमको 760 करना है। तो 760 mm जब इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो आपको केवल कितना टेम्परेचर इसको देना है, इतना टेम्परेचर इसको देना है।
इस टेम्परेचर को T1 टेम्परेचर, तो कम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़े से ही टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर 760 mm के बराबर आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम, कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे हम इसको, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। आपको मेरी बात समझ में आई? जो भी सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से या आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसका मतलब उसका जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज्यादा आएगा। जैसे यहाँ पर राउल्ट्स का 740 है जो मैंने आपको बताया डाटा, वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है। राउल्ट्स ने बताया था कि दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद इतना वेपर प्रेशर आना चाहिए, लेकिन जब हमने उसको देखा तो उसका वेपर प्रेशर 750 mm आया, यानी एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से उसका वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। और ऐसे में हमसे कोई आकर कह दे कि चलो इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालो, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको केवल उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हमको उसका वेपर प्रेशर कितना करना है, 760 mm तक करना है। क्योंकि जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ इसका वेपर प्रेशर थोड़े से ही टेम्परेचर पे वो वेपर प्रेशर 760 mm के बराबर हो जाएगा, तो वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट में, इसके अपोजिट में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। क्या बताने जा रही हूँ, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स में क्या होगा, विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, जो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी उनका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या आएगा, कम आएगा। यानी हमको मैडम ने दो कंपोनेंट प्रोवाइड कर दिए, मैडम ने हमको बता दिया कि वेपर प्रेशर इतना आना चाहिए, हमने दोनों कंपोनेंट को मिक्स करा, सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना शुरू करा, और इत्तेफाक से जो वेपर प्रेशर है वो 720 mm आ गया। अब आप मैडम से बोलोगे मैम आपने 740 mm प्रेशर बताया था और यहाँ पर तो 720 mm आ रहा है, तो मैडम हमको क्या रिप्लाई देगी कि आपने जो सॉल्यूशन, अपना जो सॉल्यूशन यहाँ पर बना है वो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्यों नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, क्योंकि जो उसका वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, इस कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन बोल रहे हैं। अब इतने में मैडम ने बोला चलो जो भी है नेगेटिव डेविएशन है तो क्या है, आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो वेपर प्रेशर है 720, इसको क्या करना है, हमको 760 करना है। यानी आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको इतना गर्म करना पड़ेगा कि इसका वेपर प्रेशर 740 mm के बराबर हो जाए। तो एक बार आप टेम्परेचर दोगे T1, जब इसका वेपर प्रेशर 740 mm हो जाएगा तो मैडम की बात याद आएगी कि आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो आप इसका वेपर प्रेशर 760 तक लाने का कोशिश करोगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2, यानी जो टोटल टेम्परेचर लगेगा वो कितना लगेगा, T1 प्लस T2 के बराबर लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है। तो ऐसे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के मिक्सचर जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी उस तरह के मिक्सचर्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम होता है। और ऐसे सिचुएशन में उनका बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए या उनको डिस्टिल आउट करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करना पड़ता है उनको, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन में एक बार फिर बता रही हूँ आपको, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। दोज मिक्सचर्स आर दोज सॉल्यूशंस which show positive deviation from the ideal behavior, so they are known as the minimum boiling azeotropic mixture. Why they are called minimum boiling azeotropic mixture? क्योंकि इस प्रकार के जो मिक्सचर्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है और वो कम टेम्परेचर पर बॉईल होना शुरू हो जाते हैं, हम इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बोलते हैं। लेकिन जो मिक्सचर, दोज मिक्सचर्स विच शो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, जो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, मतलब जिनका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या आएगा, कम आएगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग। क्यों बोलेंगे हम उनको मैक्सिमम बॉइलिंग? क्योंकि उनका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम आया है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है या इनको बॉइल करना है तो इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाना पड़ेगा, यानी इनको ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करना पड़ेगा। तो दे विल डिस्टिल आउट एट हाई टेम्परेचर, वो डिस्टिल आउट तो होंगे लेकिन टेम्परेचर क्या लगेगा उनका, ज्यादा लगेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स बोलेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, रेक्टिफाइड स्पिरिट वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी थोड़ी पॉजिटिव डेविएशन में बताया था वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप की कैटेगरी में आता है क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मैंने आपको नेगेटिव डेविएशन में एग्जाम्पल बताया था
वो जो है नेगेटिव डेविएशन वाला एग्जांपल किसमें आएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर में आएगा। सो ये जो हमारा टॉपिक है कौन सा, एजोट्रोपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जो दो प्रकार के होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, तो इनको मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।